ये जो डीप फ्रिज है आपके सामने, इस डीप फ्रिज में क्या हो रहा है, ऊपर ही परत जम रही है, मतलब जो है नीचे तक इसमें कूलिंग होना चाहिए एकदम प्रॉपर तरीके से, वो नहीं हो रही। यहाँ इस साइड ही मतलब परत आ रही है और जो है नीचे कूलिंग अच्छे से नहीं हो रही, जैसे नीचे आपकी जब आइस जम जाना चाहिए। डीप फ्रिज का जो काम होता है वो माइनस में होता है कि माइनस में ये कूलिंग करता है। अगर लाइट नहीं भी आ रही तो वहाँ पे 1 से 2 दिन तक अच्छे से ये मतलब कूलिंग रहती है इसमें। तो ये दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे ड्रायर इसका बहुत ज़्यादा नमी हो रही है, मतलब ड्रायर में नमी आ रही है। ड्रायर में जब नमी आती है तो वहाँ पे सिस्टम चोक होता है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो आपके सामने भी अगर ड्रायर नमी आ रही है, कैपिलरी ट्यूब में नमी आ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो 100% चोक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक गेज है, गेज लगा के देखेंगे आप रनिंग प्रेशर। उसके बाद ये सुई जो है माइनस में आना स्टार्ट हो जा रही है, मतलब माइनस में आ रही स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे ये माइनस में जब आ जाती है सुई, तो इस कंडीशन में आपका जो सिस्टम होता है वो चोक होता है। तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैंने जो पहचान बताई आपको, आपका ड्रायर जो है वहाँ पर नमी आना स्टार्ट होती है, अदरवाइज़ आपकी कैपिलरी ट्यूब पर अगर नमी आ रही है तो आपका सिस्टम चोक है कहीं ना कहीं, या फिर आपका हीटिंग कंडेंसर जो हीट नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तब भी वहाँ पर सिस्टम चोक है। तो ये एक चीज़ क्लियर होगी। बाकी आप गैस जो है स्टैंडिंग में देख सकते हैं, गेज को लगा सकते हैं कि वहाँ पे पूरी है या फिर कम है, तो इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं। आपकी गैस कम होगी तब भी पूरा कूल नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, दोनों को आपको चेक कर लेना। तीसरी चीज़ ये है आपका कंप्रेसर की, अगर पंपिंग डाउन है फिर भी आधा ही कूलिंग करेगा, आधा नहीं करेगा। तो इसको क्या है, मैं कट करके अदरवाइज़ इसका जो सक्शन वाला पाइप है इसको भी निकाल के फिर मैं जो है यहाँ से फ्लैश करके देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पंपिंग कैसी है, कंप्रेसर की पंपिंग ठीक है या नहीं। क्योंकि डीप फ्रिज में ये दिक्कत आप देख रहे हैं, यहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा है, मतलब नमी आना स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर नमी आती है तो 100% आपका सिस्टम चोक है, मतलब आपका ड्रायर चोक है, कैपिलरी ट्यूब चोक है। यहाँ पे आपको स्लोली इसको कट करना है, जिससे कि आपकी रेफ्रिजरेंट एकदम बहुत ज़्यादा ना निकल जाए। क्योंकि जब तक रेफ्रिजरेंट होती है उसका अगर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो फिर आपका कूलिंग अच्छे से नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको स्लोली इसको कट करना है। उसके बाद जो भी रेफ्रिजरेंट होगी सब सारी आउट हो जाएगी। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एकदम कट कर देंगे और यहाँ से जब आप कट करेंगे फिर इसको ऑन करेंगे। इसकी जो पिन है पिन वाल से वो आपको बाहर ले लेनी है, उसके बाद ऑन करना है, तब भी आपका जो है एयर यहाँ से सक करेगा, वहाँ से आउट करेगा। तो अभी क्या है, मुझे सिस्टम को ऑन करना है और उसके बाद जो ड्रायर है वो ड्रायर हमने कट कर दिया है। बाकी जो है यहाँ से हम फ्लैश करके दिखाते हैं और इसकी जो पंपिंग वो भी चेक हो जाएगी। तो पंपिंग चेक करने का तरीका जो है, आप क्या यहाँ पे अंगूठा रखेंगे, उसके बाद जो है आप मुश्किल से 10 से 8 सेकंड तक ये रोक सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी आपको छोड़ देंगे क्योंकि प्रेशर इतना हार्ड होता है तो ज़्यादा देर अंगूठा नहीं रख सकते वहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से प्रेशर आ रहा है, बाकी यहाँ पे हल्का हल्का जो धुआं टाइप होता है वो आ रहा है, इसी वजह से सिस्टम चोक हो रहा है बार बार। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास R134 का एक ड्रायर है, हम इसको चेंज कर देंगे। उसके बाद जो कैपिलरी ट्यूब है इसको अच्छे साफ़ कर लेना है रेगमाल से। उसके बाद इसमें कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद हम सक्शन वाला जो पाइप है उसको बाहर निकाल दें। यहाँ से भी हम जब ड्रायर कनेक्ट कर देंगे, कैपिलरी ट्यूब कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद सक्शन वाला जो पाइप है यहाँ से हम फ्लैश करेंगे। तो इसको क्या आपको साफ़ कर लेना है, बाकी अच्छे से इसको साफ़ करके उसके बाद इसको पंच कर देना है। पंच करने के बाद क्या करेंगे, आप इसमें अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा ठीक से करनी है। ऐसा नहीं कि आप सोल्डिंग करेंगे तो उस समय क्या होगा, ड्रायर जो है बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, ड्रायर कम हीट करेंगे, पाइप ज़्यादा हीट करेंगे, उससे क्या होगा आपका जल्दी अच्छे से सोल्डिंग हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब की साइड लगाएंगे तो आपको ड्रायर हीट करना है, कैपिलरी ट्यूब कम हीट करनी है। तो उससे क्या होगा, जब आपकी ड्रायर हीट हो जाएगा तो कैपिलरी ट्यूब पे खुद ब खुद टाँका आ जाता है। तो इस तरीके से आपको सोल्डिंग करना है। बाकी कैपिलरी ट्यूब को ध्यान रखना है, कैपिलरी ट्यूब जब आप सोल्ड करेंगे उससे पहले ही आपको रेगमाल से या रेती से साफ़ कर देना है, उसका होल अच्छे से ओपन कर देना है, जिससे कि आपका अगर टाँका ब्लॉक हो गया तो जाहिर सी बात है आपका फिर सिस्टम चोक होगा और गैस फिर सर्कुलेशन नहीं करेगी, तब भी दिक्कत आएगी। तो ये आप जो है अच्छे से इसको सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने के बाद क्या है, मैं फ़िलहाल मेरा जो तरीका है, मैं पहले कैपिलरी ट्यूब की तरफ सोल्ड करता हूँ, बैक साइड पीछे, मतलब पीछे की साइड बाद में करता हूँ। वो कैपिलरी ट्यूब की तरफ मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, एयर वगैरह होती है तो वो पहले ही हो जाता है, बाद में बहुत दिक्कत आती है। तो आप क्या करें, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है बैक साइड की तरफ आपको क्या है, ये पाइप, इस समय आप पाइप को हीट करेंगे। यहाँ पर हमारा कॉपर पाइप है, मैंने अटैच कर दिया है। कॉपर पाइप हम अटैच कर देते हैं, उसमें क्या है अच्छे से सोल्डिंग हो जाती है इसके ड्रायर में। तो आप
पहले अगर आपका आयरन वाला पाइप है तो आप कॉपर पाइप का यूज कर लें, कॉपर पाइप यूज करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है ड्रायर में कॉपर पाइप कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से कनेक्ट कर देना है और उसके बाद जब सोल्डिंग दोनों तरीके से हो जाए फिर उसके बाद जो है इसको हम सिस्टम को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जो है हमारा सक्सेस से पता लग जाए। यहाँ पे सोल्डिंग एकदम अच्छे से हो गया, प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग आ गया दोनों साइड। अब जो है हम इसको जो इसका डिफ्रेज है वो ऑन करते हैं और सक्शन वाला जो पाइप है हम बाहर लेते हैं और उसके बाद जो है इसको फ्लैश करके देखते हैं। तो हमने क्या इसको ऑन कर दिया है, बाकी इसमें जो प्रेशर है वो आ रहा है और इसमें देखते हैं 2-1 फ्लैश करने के बाद आपको पता लगा है ऑयल है या फिर कार्बन जैसा जो धुआं टाइप होता है वो है, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम क्या है पहले 2-3 फ्लैश करें अच्छे से और उसके बाद जो है एक हाथ पे लें कि इसमें क्या निकल रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें धुआं टाइप मतलब ब्लैक निकल रहा है ये इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर निकलता है तो आपका जो है अंदर से मतलब कार्बन है उसके अंदर, तो वो जो है सब आपको अच्छे से फ्लैश कर देना है। मैंने काफ़ी देर तक इसमें फ्लैश किया, उसके बाद अच्छे से जब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया उसके बाद ही हम इसको फिट करते हैं। तो इसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वैक्यूम वगैरह करके उसके बाद जो है गैस चार्जिंग वगैरह करके फिर मैं दिखाता हूँ उसका रिज़ल्ट कैसा जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ, आपको इस तरीके से काम करना है। अगर आपका सिस्टम चौका है हम ड्रायर चेंज करें प्लस कैपेसिटिव और जो है पूरा जो फ्रिज है उसको आपको मतलब डी फ्रिज जो है उसको फ्लैश करना है सक्शन वाले पाइप से। उसके बाद इसको कनेक्ट कर देना है। इसका भी जो सक्शन वाला पाइप हम अटैच करेंगे उससे पहले हमको रेगमाल से साफ़ कर लेना है जिससे कि आपका टाका जल्द से जल्द आ जाए। तो इसको क्या है अच्छे से सोल्ड करके हीट करके फिर आपको पैड कर देना है। तो ये जो है जब वेल्डिंग हो जाएगा उसके बाद जो है हम वैक्यूम करके और मैं गैस चार्जिंग वगैरह करके उसके बाद जो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहा। तो यहाँ पे फ़िलहाल क्या है हमने इसमें अच्छे से इसको सोल्ड कर देना है। सोल्ड करने के बाद जो है हम अच्छे से वैक्यूम करेंगे। सोल्डिंग का ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा हीट करना है ये वाले पाइप, उसके बाद एकदम आप वेल्डिंग पॉट से इसको मतलब सोल्ड कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको जो है सोल्ड कर दें अच्छे से और फिर जो है इसको आप थोड़ा ठंडा रखें, ठंडा करने दें या फिर आप गीले कपड़े से इसको ठंडा कर सकते हैं। एहतियात रखना है वेल्डिंग करते समय। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है वेल्डिंग हो जाता है उसके बाद ध्यान नहीं रहता है तो ड्रायर या फिर सक्शन वाला पाइप टच कर देते हैं तो उससे हाथ जल जाता है। तो इसका ध्यान रखना है, तुरंत आपको इसको ठंडा कर देना है जिससे कि आपको कोई नुकसान नहीं हो जब आप काम करें उस समय। तो फिलहाल यहाँ तक तो कंप्लीट ही हो गया है। बाकी हम इसका जो है इसकी कैप लगाते हैं और इसको वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करने के बाद जो है हम इसमें गैस चार्जिंग वगैरह सब करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या R134 फ्लोरोन कैन है, हमने वैक्यूम ऑलरेडी कर दिया जहाँ आपका टाइम ज़्यादा जाया ना हो, ठीक है। तो इसको हम चार्ज करेंगे तो उसके बाद जो अच्छा इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर रहेगा वो लगभग 80 से 85 PSI वो आपका जो रनिंग रहेगा वो आप रखेंगे 12 से 15 PSI, ठीक है। ध्यान रखना है 12 से 15 के दरमियान रखना है आपका, चाहे डी फ्रिज हो या डबल डोर फ्रिज हो या फिर सिंगल डोर फ्रिज हो। इसका जो फ्लोरोन का आप रनिंग प्रेशर रखेंगे 12 से PSI रखेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है इसका वाल खोल देना है, उसके बाद चार्जिंग लाइन से थोड़ी सी एयर जो है निकाल देना है जो आप इसमें कनेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। थोड़ी सी निकाल दें इससे कि कोई दिक्कत ना हो। अभी फ़िलहाल क्या है मैंने स्टैंडिंग वगैरह में इसमें रेफरेंस छोड़ दिया, आपको 50 PSI तक स्टैंडिंग में इसमें रिलीज़ कर देना है गैस और उसके बाद जो है हमने इसको ऑन कर देना है, ठीक है। 50 PSI हमने कर दिया है, बाकी इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ से क्या है इसको ऑन कर दिया है, बाकी इसकी रनिंग प्रेशर आपको देखना है कहाँ तक आ रहा है, कितना आ गया है, ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो रनिंग प्रेशर मैंने जैसे कि आपको बताया कि 12 से 15 PSI तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आपको पहले देख लेना सुई कहाँ तक माइनस में आ रही है, उसके हिसाब से आप रनिंग प्रेशर इसमें रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इसका फ़ैन ऑन हो गया, भाई कंप्रेसर ऑन हो गया, इसकी डिस्चार्ज लाइन उठने लगी मतलब हीट होने लगी और उसके बाद देखना है आपको आहिस्ता आहिस्ता कि आपको कितना रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी सुई बिल्कुल ही आ जाए नीचे फिर आप रेफ्रिजरेंट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमने इसका जो रनिंग प्रेशर है वो समथिंग यूँ समझे अभी 12 PSI तक कर दिया है। तो आप भी इतना ही करें और उसके बाद थोड़ी देर आप देख लें इसकी रिटर्न जो है वो भी आने लगी, स्टार्ट हो गई आना। बाकी सब कुछ ड्रायर आपको सेट कर देना है, आपको अच्छे से इसको लगा देना है जिससे कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बाकी इसका रनिंग प्रेशर जो है हमने 12 रखा है, 12 ही
पे अच्छे से आ गया। बाकी इसकी जो मतलब ऊपर का जो इसका आपका डीप फ्रिज है उसमें क्या है, यहाँ पे एकदम चिल्ड अच्छे से होने लगी, नीचे की लाइनें भी अच्छे से चिल्ड हो रही हैं। तो हमने 2 दिन के बाद पूछा था कस्टमर से, कस्टमर ने हमें बताया कि इसका जो है अच्छे से आइस आ गई, अच्छे से बर्फ़ आ गई। 2 दिन यूँ, क्योंकि एक दिन मुझे ध्यान नहीं रहता तो मैंने दूसरे दिन कॉल की थी, तो वहाँ पे एकदम अच्छे से रिज़ल्ट आया, कोई दिक्कत नहीं थी। चारों साइड बहुत अच्छे से परत जम गई, तो एकदम अच्छे से इसका रिज़ल्ट आया। तो आप भी इस तरीके से काम करेंगे, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।